नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आर.एस. ग्लोबल स्टडीज में। डियर फ्रेंड्स, प्राचीन भारतीय इतिहास में आज का हमारा टॉपिक है गुप्त काल। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो की शुरुआत में देखते हैं गुप्त काल को। तो डियर फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखिए मौर्य काल, मौर्य उत्तर काल में विदेशी आक्रमण आदि को अच्छे से कवर कर लिया है। ठीक है, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके वे वीडियो जरूर देखें। तो चलिए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं डियर फ्रेंड्स। तो मौर्य वंश और शुंग वंश के पतन के बाद दीर्घकाल तक देखिए भारत में राजनीतिक एकता स्थापित ना हो सकी, किंतु देखिए तीसरी शताब्दी में गुप्त शासकों ने इसे देखिए पुनः स्थापित किया था। यानी कि मौर्य काल के बाद देखिए दोबारा से भारत में इतना बड़ा साम्राज्य केवल गुप्त शासकों ने ही स्थापित किया था डियर फ्रेंड्स। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप। इसके बाद देखिए डियर फ्रेंड्स, तो गुप्त वंश के इतिहास को जानने के लिए देखिए निम्नलिखित स्रोत हैं। तो पहला साहित्यिक स्रोत है, अभिलेख हैं और विदेशी यात्रियों के विमर्श में देखिए गुप्त वंश के शासनकाल की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसे। अगर साहित्यिक स्रोत में देखें तो वायु पुराण, मत्स्य पुराण, कालिदास की रचनाएं, मुद्रा राक्षस, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ में देखें डियर फ्रेंड्स तो आर्य मंजूश्री, मूल कल्प और वश बंधु की चरित्र है। जबकि विदेशी विवरण में फाहियान, हैंगसान और अल्बरुनी की ऐतिहासिक किताबें हैं, जिससे हमें कि गुप्त वंश के जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि गुप्त वंश के संस्थापक देखिए कुषाण शासकों के सामंत थे। ज़्यादातर इतिहासकार के अनुसार देखिए यह वैश्य थे और यह है यहाँ पर देखेंगे श्रीगुप्त ने देखिए गुप्त वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? तो श्रीगुप्त ने देखिए गुप्त वंश के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा। अगली कड़ी में देखें डियर फ्रेंड्स हम, तो आता है हमारे पास सबसे पहले गुप्त वंश में शासक, तो ये आते हैं श्रीगुप्त। ठीक है, क्योंकि इसने ही गुप्त वंश की स्थापना की थी। तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की। ठीक है, याद रखिएगा, यह माना जाता है। इसने 240 ईसा में देखिए गुप्त वंश की स्थापना की और 240 से 280 ईसा पूर्व तक देखिए भारत में इसने शासन किया। इसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। ठीक है, इनसे इतना ही प्रश्न बन सकते हैं जिसमें मैंने यहाँ नहीं बताया आपको। नेक्स्ट देखते हैं डिफेंस, तो घटोत्कच है। ठीक है, श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच उसका उत्तराधिकारी बनता है, जिसने भी देखिए महाराजा की उपाधि धारण की। इन दोनों से इतना ही प्रश्न बनते हैं डिफेंस, इसलिए मैंने इतना ही बताया है आपको। ठीक है, जो सबसे प्रमुख शासक आता है गुप्त वंश में वो है चंद्रगुप्त प्रथम है। ठीक है डिफेंस, इसके बारे में हम डिटेल से जान लेते हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम देखिए गुप्त वंश का महान शासक हुआ, वास्तविक संस्थापक इसे ही माना जाता है। इसने देखिए महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। किसने की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। याद रखिएगा, कुमार देवी से हुआ था। इसने देखिए 319 ईसा में देखिए गुप्त संवत की भी शुरुआत की थी, जो कि कैलेंडर का एक प्रकार है। किसने की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं डियर फ्रेंड्स समुद्रगुप्त। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईसा में देखिए राजगद्दी पर बैठा। यह कुमार देवी का देखिए पुत्र था। ठीक है, समुद्रगुप्त की नीतियां आक्रामक एवं विस्तारवादी थी। इसने देखिए आर्यावर्त के जैसे कि उत्तर भारत के 9 राज्यों एवं दक्षिण भारत के 12 राज्यों को पराजित कर दिया था। इन्हीं विजय के कारण, ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बहुत बन सकते हैं आपके कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा डियर फ्रेंड्स समुद्रगुप्त को, जो कि गुप्त वंश का एक शासक है। ठीक है, इसने देखिए परम भागवत की उपाधि धारण की। इसका अन्य नाम कविराज भी यहाँ आपको देखने को मिल जाता है। एकलौता देखिए गुप्त वंश का शासक है जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, समुद्रगुप्त का देखिए दरबारी कवि या राज कवि हरिशेण था। इसने ही देखिए इलाहाबाद की जो है प्रशस्ति के लेख की रचना की थी। किसने की थी? तो हरिशेण ने। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाए जाने के कारण से देखिए पता चलता है। ठीक है, ये आप उसके सिक्के देखते हैं, इसमें देखिए ये समुद्रगुप्त वीणा वादन कर रहा है, जिससे पता चलता है कि यह संगीत प्रेमी भी था। कौन? समुद्रगुप्त। ठीक है डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट शासक को हम देख लेते हैं। तो अगला शासक हम लोग के पास आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, याद रखिएगा, इसने बहुत भूमिका निभाई है गुप्त वंश में। ठीक है डियर फ्रेंड्स, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईसा में देखिए राजगद्दी पर बैठा। इसने मालवा और गुजरात के देखिए शक शासकों को पराजित किया और शकों के विजय पर उपलक्ष्य के कारण देखिए इसने विक्रमादित्य की उपाधि
धारण की और साथ में ही देखिएगा इसने चांदी के सिक्के भी देखिए चलाए थे। किसने? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए थे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त द्वितीय के देखिए महारौली लौह स्तंभ से यह पता चलता है कि इसने देखिए बंगाल पर भी विजय प्राप्त की थी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये देखिए महारौली लौह स्तंभ वर्तमान यह दिल्ली में स्थित है। इसमें कुछ लेख लिखे गए हैं जिससे पता चलता है कि इसने देखिए बंगाल पर विजय प्राप्त की थी। आश्चर्य की बात यह है कि अभी तक ये 1600 साल बीत चुका है, परंतु अभी तक इसमें कोई जंग नहीं लगी है। ये दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए आश्चर्यजनक की बात है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, जबकि इसमें 98% लोहे का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो पहले की देखिए यहाँ पर किस प्रकार के वास्तुकार हुआ करते थे कि ऐसी चीज़ों का वो निर्माण करते थे। ठीक है, नेक्स्ट की बात करिए फ्रेंड्स, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में देखिए चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। इसको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। फाहियान कब भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में या फिर गुप्त काल में आया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं तो चंद्रगुप्त द्वितीय का देखिए राजकवि शाब था और इसके समय देखिए पाटलिपुत्र और उज्जैनी प्रमुख विद्या के केंद्र थे। इसको याद रखिएगा। ठीक है, प्रमुख विद्या के केंद्र थे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट कड़ी को देख लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त के या फिर द्वितीय के दरबार में। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की मंडली निवास करती थी जिसे नवरत्न कहा जाता था। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 कवियों के बारे में या फिर 9 रत्न के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे कालिदास। यहाँ पर देखिए तो संस्कृत के महाकवि कहे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है धन्वंतरी, ये आयुर्वेद के ज्ञानी थे। ठीक है, छपड़क, ये ज्योतिषी के बहुत बड़े विद्वान थे। घटखरपरक थे। ठीक है, ये देखिए कवि थे। अमर सिंह कोशकार थे। शंकु देखिए वास्तुकार थे रेफरेंस। बैताल भट्ट कौन थे? तो तांत्रिक विद्वान थे अपने समय के। ठीक है, वर रुचि देखिए व्याकरण संबंधी ज्ञानी थे और वराह मिहिर देखिए खगोल वैज्ञानिक विद्वान थे। ये सभी जो 9 थे रेफरेंस, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के देखिए दरबार में ये नवरत्न कहे जाते थे। कौन कौन से? दोबारा रिपीट कर लेते हैं। कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, घटखरपर, अमर सिंह, शंकु, बैताल भट्ट, वर रुचि, वराह मिहिर, ये सभी नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है रेफरेंस, अगली कड़ी को देख लेते हैं रेफरेंस हम। अब बात करेंगे कुमारगुप्त प्रथम की। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का देखिए उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम हुआ, जिसे हम गोविंद गुप्त भी कहते हैं। देखिए ठीक है, इसने ही बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। ठीक है रेफरेंस, ये देखिए ये बिहार नालंदा विश्वविद्यालय है जो अपने समय में एक पूरे भारत में या पूरे विश्व में एक लौता विश्वविद्यालय था जहाँ पर शिक्षा का बोलबाला था, परंतु खिलजी शासकों ने इसे नष्ट कर दिया। ठीक है, आक्रमण कर करके। ठीक है, याद रखिएगा। अगली कड़ी को देखते हैं तो गुप्त वंश का अगला शासक स्कंदगुप्त हुआ। इसके बाद देखिए गुप्त काल में कई छोटे छोटे शासक हुए जो ज़्यादा उल्लेखनीय नहीं है, परंतु जो है अभी बता देता हूँ मैं उसे। ठीक है, एक तो यहाँ पर एरण अभिलेख समय पता चलता है किसके बारे में? भानुगुप्त के बारे में, शासन के बारे में, जो कि गुप्त वंश का ही शासक है। और इसमें एक चीज और पता चलती है, सती प्रथा का। ठीक है, किसकी पता चलती है? सती प्रथा का भी देखिए हमें पता चलता है एरण अभिलेख से। पहले बार इसमें प्रमाण मिला है। किसमें मिला है? एरण अभिलेख में। ठीक है, गुप्त वंश का देखिए अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। इसे याद रखिएगा, कौन था? तो विष्णुगुप्त। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ चलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं गुप्त कालीन रचनाएं एवं उनके लेखक। ठीक है, तो गुप्त काल में देखिए कुछ रचनाएं हुए डियर फ्रेंड्स, तो वो कौन कौन सी हुई हैं अब उन्हें जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखें कालिदास की रचनाओं को हम ध्यान में रखेंगे। तो कालिदास की रचनाएं में आते हैं अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुशंकर। ये किसकी रचना है सातों? तो कालिदास की है। इसे आप याद रखिएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं विशाख दत्त की। तो विशाख दत्त देखिए मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, ये किसकी रचना है? दोटो तो विशाख दत्त की है। ठीक है, इसके बाद है मृच्छकट्टिकम, सुरद्रक की है। ठीक है, सुद्रक। अमरकोश अमर सिंह की है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि की है। कामसूत्र वात्सायन की है। पंचतंत्र देखिए विष्णु शर्मा की है। नीतिशार कमदक की है। आर्यभट्टम या फिर सूर्य सिद्धांत जिसे, ठीक है, ये आर्यभट्ट की है। इसी देखिए भारत का न्यूटन भी कहा जाता है। हर्षवेद है। ठीक है, जो कि पशु चिकित्सा से संबंधित है। ये पलकणों की है। ये सभी रचनाएं गुप्त काल में की गई हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसे आप याद रखिएगा। बढ़ चलते हैं आगे। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं गुप्त काल में कुछ मंदिरों का भी निर्माण हुआ था। ठीक है, अब उन्हें हम जान लेते हैं। तो गुप्त काल में निर्मित कुछ मंदिर या फिर मंदिर। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखते हैं देवगढ़ का 10वां अवतार मंदिर। ठीक है, याद रखिएगा। ये ललितपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है तेगवा विष्णु मंदिर। ठीक है, ये जबलपुर
मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद है एरण विष्णु मंदिर, ये मध्य प्रदेश के सागर में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है भूमरा पार्वती मंदिर, ये मध्य प्रदेश के सतना में स्थित है, ठीक है। जबकि नागौदा का शिव मंदिर ये मध्य प्रदेश में ही स्थित है। ये सभी मंदिर कहाँ स्थित हैं तो ध्यान रखिएगा, ये अलग अलग से हैं जो कि गुप्त काल में बनाई गई हैं। पहला है देवगढ़ दशावतार, तेगवा विष्णु मंदिर, एरण विष्णु मंदिर, भूमरा पार्वती मंदिर और नागौदा शिव मंदिर, ठीक है डियर फ्रेंड्स। ये सभी गुप्त काल में निर्मित मंदिरें हैं, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं गुप्त काल के कुछ अन्य तत्वों को, ठीक है, तो इसे भी समझ लेते हैं। तो देखिए गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग। इसके बाद देखेंगे तो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा यानी सोने के सिक्कों को देखिए यहाँ पर दिनार कहा जाता था, क्या कहा जाता था, दिनार कहा जाता था। गुप्त शासक देखिए वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और उनका जो राष्ट्रीय चिन्ह था, ठीक है, राज चिन्ह था वह गरुड़ था, क्या था, गरुड़ था। देखिएगा डियर फ्रेंड्स इसमें देखिए सबसे बड़ी शासन की इकाई क्या हुआ करती थी, देश हुआ करती थी, और सर्वोच्च इसमें कौन होता था, तो देश का सर्वोच्च यहाँ पर राजा हुआ करता था, ठीक है। गुप्त काल में बलत्श्रम या फिर वृष्टि राज्य के लिए एक प्रकार का कर था या टैक्स था जो कि जनता द्वारा दिया जाता था, ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। भू राजस्व का कुल उत्पादन 1/4 से 1/6 भाग तक हुआ करता था, ठीक है, इसके याद रखिएगा, ठीक है डिफेंस। गुप्त काल में उज्जैन देखिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, ठीक है, उज्जैन किस काल में, तो गुप्त काल में, ठीक है डिफेंस। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में डियर फ्रेंड्स, तब तक के लिए डियर फ्रेंड्स नमस्कार।